एक्चुअली ब्लू स्टार इतनी फैली हुई कहानी है ये कि इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ क्यों, क्या इसे रोका जा सकता था, कोई और ऑप्शन था, सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी, और अपने ही देश के अंदर आज़ादी के बाद इस तरह का सेना का ऑपरेशन इतने बड़े पैमाने पर और इतना नुकसान हुआ था, इस पूरे मामले की गंभीरता को भी दर्शाता है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ, इसकी बुनियाद कैसे पड़ी, क्या कुछ था, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैंने इसीलिए कहा जाने की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ी सी कहानी को समझने की भी ज़रूरत है। 1947 में जब हम आज़ाद हुए, अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली, तो अंग्रेज़ जाते आते अपना काम कर गए थे। उन्होंने हमारे मुल्क का बंटवारा कर दिया, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान, और इससे बहुत सारा नुकसान हुआ। इस बंटवारे की आग में दंगे भी हुए, सैकड़ों हज़ारों लोग मारे गए। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग प्लान करके यहाँ आए, यहाँ से पाकिस्तान गए। हिंदू मुस्लिम सभी का बहुत नुकसान हुआ क्योंकि ये कड़वा सच है कि धर्म मज़हब के नाम पे ही बंटवारा हुआ और जो जिसको जहाँ पे सहूलियत लगी वो वहीं गया। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं या ध्यान देते हैं वो ये है कि इस बंटवारे ने पंजाब का बहुत नुकसान किया, और उसकी वजह ये थी कि जो पूरा पंजाब प्रोविनेंस है उसके भी दो टुकड़े हो गए, और बदकिस्मती से जो एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा टुकड़ा था उस पंजाब प्रोविनेंस का, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और उस वक्त जो है लाहौर एक तरह से कहें तो एक बहुत बड़ा सेंटर था पंजाब प्रांत का, और वो लाहौर भी पाकिस्तान के पास चला गया। तो इससे ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों को लगा कि उनके साथ ज़्यादा ज़्यादती हुई और नुकसान हुआ है। फिर जो बंटवारे में जो इधर से उधर लोग आए गए, उसमें भी बहुत सारी जानें गई, उसका भी असर पंजाब पर पड़ा। तो हिंदू मुस्लिम के साथ साथ इससे सिखों को बहुत नुकसान पहुंचा इस बंटवारे की वजह से। और पाकिस्तान के जो सिख थे, जो जिनकी बल्कि ये भी कहते हैं कि लाहौर में उनकी हुकूमत चलती थी, साम्राज्य था लाहौर पंजाबियों का, तो बल्कि एक तरह से राजधानी कह लीजिए आप। तो वो जब पाकिस्तान में चला गया तो उसके बाद धीरे धीरे जब बंटवारे की ये जो दंगे और इन सब चीज़ों की आग कम होने लगी, तो अब यहाँ पे ये हुआ कि सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र, एक अलग देश की मांग की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी उस वक्त। बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन थी। और उसी वक्त ये एक नाम पड़ा था शुरुआत में, खालिस्तान। तो खालिस्तान का एक्चुअली जो मतलब है वो ये उर्दू का शब्द है खालिस, और स्थान जो है वो हिंदी का शब्द है। खालिस मतलब प्योर होता है, शुद्ध, जैसे खालिस, तो प्योर जगह। तो प्योर जगह को खालिस्तान, ये उस तरीके से नाम पड़ा। लेकिन उस वक्त खैर ये चीज़ें इतनी उठी नहीं, और तब बात हो रही थी कि सिखों के लिए कुछ एक अलग राज्य टाइप का हो, जिसको राष्ट्र का भी नाम देने की कोशिश उस वक्त की गई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जो उस वक्त जो हमारा आज़ादी के बाद ये था कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल ये लगभग एक ही प्रांत हुआ करता था, एक ही सब मिले हुए थे। तो उसको लेके फिर बीच में एक आंदोलन चला कि एक सिखों का अलग होना चाहिए, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए कि एक राज्य को पूरी स्वायत्ता होनी चाहिए। और तब ये भी उठा था कि जो अपना संवैधानिक ढांचा है उसमें सेंटर जो है वो अपने पास फॉरेन पॉलिसी, मुद्रा, करेंसी, डिफेंस ये रखे, और बाकी सारी चीज़ें स्टेट के पास उनका पूरा ऑटोनोमस, उनको पूरी पावर होनी चाहिए। तो उसको भी लेके बहुत सारी लड़ाई चली, और ये सारी चीज़ें चलती रही। और उस वक्त अलग राज्य के लिए, पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए अलग राज्य की मांग भी ज़ोर पकड़ती गई। इसी दौरान में आंध्रा में एक पहली बार एक मूवमेंट चला था, एक शख्स थे, नाम भूल रहा हूँ मैं। तब आंध्रा भी अलग राज्य नहीं था, तो ये कि भाषा ज़ुबान के आधार पर राज्य होना चाहिए। तो धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद ये मान लिया गया, और देश में वो पहला था जो भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना।
तो उससे सबक लेते हुए फिर यहाँ पे सिखों के लिए अलग राज्य की बजाय भाषा के, ज़ुबान के आधार पर मांग हुई कि हमें, चूँकि पंजाबी बोलने वाले सब एक साथ हैं, तो एक राज्य होना चाहिए। तो नवंबर 1966 में, बल्कि 1 नवंबर 1966 को तब पंजाब को पंजाबी भाषा के आधार पर विभाजित कर दिया गया और एक नया राज्य बना पंजाब। क्योंकि पंजाब बना इसलिए कि पंजाबी बोलते हैं, और उसके साथ जो हरियाणा था जो इस तरफ, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते थे। तो पंजाब के साथ फिर हरियाणा कर दिया गया, और हरियाणा का हा का शब्द की शुरुआत इसलिए कि ये हिंदी भाषी हैं। तो पंजाबी ज़ुबान के आधार पर, भाषा के आधार पर पंजाब राज्य 1966 में बन गया। और उसके बाद फिर चुनाव और सारी चीज़ें जो अपने राज्य का पूरा है वो चलता रहा। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। भाषा के आधार पर राज्य तो बन गया, लेकिन अब चंडीगढ़ को लेकर लड़ाई शुरू हो गई कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा होना चाहिए, पंजाब को मिलना चाहिए, लेकिन चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी। और फिर चूँकि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, स्टेट है, और वहाँ खेती पे ही सब कुछ है, और खेती बहुत अच्छी होती है। तो फिर ये हुआ कि जो पानी है वो नहर के और बाकी उस पर उसका ज़्यादा अधिकार है, वो मांग भी उठे, उसको भी लेके थोड़ी सी खटास आई। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं, और पंजाब में वक्त वक्त पर ये मांग पंजाब राज्य बनने के बाद भी उठता रहा। अब इसी में ये है कि जो पंजाब राज्य की बात है, तो कोशिश यही थी कि जितने भी पंजाबी भाषा बोलने वाले हैं वो सब एक जगह आए। ये भी उस वक्त कुछ लोगों की सोच थी, पर ऐसा हुआ नहीं। हिंदुस्तान में अलग अलग आज भी जगहों पे तमाम सिख रहते हैं। और सिख के बारे में एक ये भी है कि ये बहुत, जो रिलीजन है, धर्म है, ये बहुत दुनिया के शायद सबसे जो नए धर्मों में से एक है, हम उसमें कह सकते हैं। क्योंकि इस धर्म का इतिहास 1469 से 1539 के बीच लोग बताते हैं, जब गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो करीब 500 से 600 साल के बीच पुराना ये धर्म है, और इसीलिए कहते हैं कि दुनिया के नए धर्मों में से अगर कुछ रखें तो एक धर्म ये भी है। तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वो इसके पहले गुरु भी बने। और सिख धर्म में कुल 10 गुरु होते हैं, और 10 गुरु हुए, बल्कि माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद फिर जो गुरु ग्रंथ साहब है, उसको ही गुरु गोविंद सिंह ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब 10 गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहब ही हमेशा के लिए अब गुरु का दर्जा रखेंगे। और उसी वक्त जो गुरु अर्जन देव थे, जो सिखों के 5वें गुरु थे, तब उन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहब की स्थापना की थी, अमृतसर में। और उसके बाद जब महाराजा रणजीत सिंह आए, तब उन्होंने उस हरमिंदर साहब के ऊपर सोने की वो की थी, परत चढ़ाई थी। और उस सोने के परत चढ़ाने के बाद ही उस हरमिंदर साहब को एक नया नाम मिला, वो था गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। तो उसका नाम शुरुआत में हरमिंदर साहब, फिर बाद में जब सोने की परत महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़ाई, तब गोल्डन टेम्पल हो गया, वो स्वर्ण मंदिर कहलाया। अब सिखों में 2 चीज़ें और थी, एक ये कि एक सिख और एक निरंकारी। जैसे कई मुस्लिम में जैसे शिया सुन्नी है, या फिर आप ईसाइयों में ले लें तो वहाँ पे एक प्रोटेस्टेंट्स हैं, एक दूसरे कैथोलिक हैं। तो उसी तरीके से सिख में एक सिख आए और दूसरे निरंकारी। इन दोनों में बहुत माइनर सा एक मतभेद था, फ़र्क था। वो ये कि सिख जो हैं वो मानते हैं कि 10 गुरुओं के बाद जो गुरु ग्रंथ साहब है वही आखिरी गुरु हैं, और उसके बाद कोई गुरु आएगा नहीं गुरु ग्रंथ साहब के बाद। लेकिन निरंकारी का ये मानना है कि कोई भी जीवित इंसान गुरु बन सकता है आने वाले वक्त में भी। तो उधर ये कि 10 गुरु के बाद कोई नहीं, और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी, और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब को ही बना दिया गया। लेकिन निरंकारी ने इन चीज़ों पे बिलीव नहीं किया, और उनका कहना था कि कोई भी, और इसलिए फिर निरंकारी के अलग अलग गुरु भी हुए। तो इसको लेके दोनों में मतभेद था।
अब ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इसी बीच में एक आनंदपुर साहब में रेजोल्यूशन पास होता है जो अकालियों ने पास किया था, और वो ये था कि पंजाब को राज्य का दर्जा तो मिला लेकिन चंडीगढ़ नहीं मिला तो चंडीगढ़ मिले, पंजाब को उसका पूरा पानी का हिस्सा मिले, और भी बहुत सारी मांग थी। तो उसको लेके समय समय पर विरोध प्रदर्शन धरना ये सब कुछ होता रहता था। और इसी बीच में तब कांग्रेस की भी सरकार थी वहाँ पे, और फिर अकाली की भी सरकार थी। लेकिन 75 में जब इमरजेंसी लगी, उसके बाद पूरे देश में इंदिरा गांधी की हार हुई थी उस इमरजेंसी के बाद, और फिर 77 में चुनाव हुआ इमरजेंसी के बाद। तो इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई, तो पंजाब में भी हार मिली। पंजाब में अकाली की सरकार वापस आई, उससे पहले कांग्रेस की थी। तो जब वापस आई तो अकाली मजबूत होने लगे। और अब इधर ये था कि सेंटर में तो इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेता थी, लेकिन पंजाब में कांग्रेस का कोई ऐसा बड़ा दबंग नेता हो जो पंजाब में वापस कांग्रेस को लाए। और इधर ये आनंदपुर साहब का जो रेजोल्यूशन था उसकी भी डिमांड हो रही थी, तो सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। तो कांग्रेस उस में भी थी कि किसी को लाया जाए। तो 77 के बाद खैर फिर 3 साल के अंदर ही वो जनता पार्टी की सरकार जाती है और 80 में दोबारा चुनाव होता है, और इंदिरा गांधी बहुत मेजॉरिटी के साथ दोबारा सत्ता में वापस आती हैं। दोबारा सत्ता में आती हैं और साथ साथ पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन 77 से इधर 80 के बीच में जब कांग्रेस बाहर थी और पंजाब भी हार चुकी थी, तो पंजाब में ऐसा कोई लीडर जिसके सहारे कांग्रेस अपनी पार्टी को मजबूत कर सके, किसको बनाया जाए, ये सोचने की बात चल रही थी। तब कहते हैं कि जो ज्ञानी जैल सिंह बाद में हमारे देश के जो राष्ट्रपति बने, उन्होंने संजय गांधी को, जो इंदिरा गांधी के बेटे, उनको बताया कि पंजाब में एक जरनैल सिंह भिंडरावाले हैं और तेज तर्रार, वो पंजाब में काम आ सकते हैं। जरनैल सिंह भिंडरावाले जो ये सिखों के ग्रंथ और जो सिख धर्म का विषय है उसके बारे में पूरा बहुत सारा अध्ययन कर रखा था। 7 साल की उम्र से ही ये दमदमी टकसाल में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। जो दमदमी टकसाल है ये चौक मेहता एक शहर है, अमृतसर से ही करीब 25-30 किलोमीटर दूर है ये मेहता शहर। तो वहाँ पे ये दमदमी टकसाल है, जो एक तरह से जो सिख धर्म है उनका शैक्षिक संगठन भी है ये। तो वहाँ पे पूरा सिख धर्म के ज्ञान और सारी चीज़ें होती हैं। तो जरनैल सिंह भिंडरावाले वहीं पे 7 साल की उम्र से थे और सब कुछ तेज़ तर्रार सब चल रहा था। तो दमदमी टकसाल के तब जो गुरु थे, अध्यक्ष, उन्होंने परंपरा तोड़ते हुए अपने बेटे की जगह बाद में जरनैल सिंह भिंडरावाले की काबिलियत को देखते हुए उनको दमदमी टकसाल का अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनाने के बाद अब जरनैल सिंह भिंडरावाले का थोड़ा दबदबा बढ़ना शुरू हुआ। इस बीच में जो निरंकारी और सिख के बीच में काफ़ी झड़प चल रही थी। निरंकारियों का सिख विरोध कर रहे थे, सिख निरंकारियों का कर रहे थे, और इन दोनों के बीच में आपस में कई झड़प हुई जिसमें कई लोगों की जान भी गई। और जरनैल सिंह भिंडरावाले निरंकारियों के सख्त खिलाफ थे और बहुत ही उग्र तेवर के साथ। तो जो निरंकारी के साथ जो ज़्यादा मारपीट और ये सारी चीज़ें शुरू हुई, कहते हैं कि इसकी बहुत बड़ी वजह जरनैल सिंह भिंडरावाले की सोच थी, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। तो खैर कांग्रेस ने फिर ज्ञानी जैल सिंह के कहने पे कांग्रेस ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को अपने साथ मिलाया। वहाँ पे जरनैल सिंह भिंडरावाले ने कई चुनाव में कांग्रेस को जो के उम्मीदवारों का सपोर्ट भी किया और इन दोनों की नज़दीकियाँ बनी। ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने बड़े पैसे से मदद की जरनैल सिंह भिंडरावालों की, और उन्हीं पैसों से जरनैल सिंह भिंडरावाले ने धीरे धीरे हथियार खरीदने शुरू किए, जिसमें AK-47 एंटी टैंक लॉन्चर तक जो बाद में मिला है वो आगे बताऊंगा। लेकिन कांग्रेस ने अपनी ज़मीन मजबूत करने और पंजाब में वापसी के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाले को एक मोहरा के तौर पे इस्तेमाल किया, ये फैक्ट है उस वक्त। और जरनैल सिंह भिंडरावाले का जब इस्तेमाल किया तो जरनैल सिंह भिंडरावाले को जिस तरीके से पैसे और बाकी चीज़ें मिली, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उसको बेलगाम करती गई।
इसके बाद 80 में चुनाव होता है और फिर कांग्रेस जो है वो वापस सत्ता में आ जाती है। इस दौरान में जब कांग्रेस सत्ता में आती है तब दरबारा सिंह वहाँ के सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन वो जनरल सिंह भिंडरावाले और उसके बढ़ते कद को पसंद नहीं करते थे शुरू से ही। तो अभी तक कांग्रेस का हाथ था, जनरल सिंह भिंडरावाले की हर तरह से मदद हो रही थी और उसका दिन ब दिन नाम बढ़ता जा रहा था। उग्र, हालांकि ये भी कहते हैं कि जनरल सिंह भिंडरावाले ने कभी ओपनली ये नहीं कहा कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो अलग अलग तरह की थी। और कांग्रेस का हाथ, अब सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार आ गई, पंजाब में भी सरकार आ गई। इसी बीच में एक बार एक निरंकारी सम्मेलन कुछ चल रहा था अमृतसर में। वहाँ पे भिंडरावाले और के समर्थक और निरंकारी समर्थक भिड़ गए, जिसमें भिंडरावाले के करीब 13 लोग मारे गए। इसके बाद ज़्यादा गुस्सा भिंडरावाले को आया और फिर भिंडरावाले ने उस वक्त जो संत निरंकारी संप्रदाय के जो तीसरे गुरु थे गुरबचन सिंह, 24 अप्रैल 1980 की शाम को उनको गोली मार दी गई और बाद में उनकी मौत हो गई। जो पुलिस ने मामला दर्ज किया उसमें ज़्यादातर इस कत्ल के पीछे भिंडरावाले के समर्थक थे। तो काफ़ी हंगामा भी हुआ जो निरंकारी हैं उनकी तरफ से, और जो मेन नाम आया था रंजीत सिंह ने बाद में समर्पण भी कर दिया। लेकिन फिर रंजीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मामला थोड़ा सा और तनावपूर्ण हो गया था और इतने हालात ये थे कि भिंडरावाले का चूँकि सर पे हाथ था, होना शुरू हुआ कि ये तो कातिल को, में कई ऐसे उग्र प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए। मजबूरी में लाला जगत नारायण, इन्होंने एक मुहिम चलाई अपने अखबार में कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग कहें कि हम हिंदी जो है, मतलब एक तरह से हिंदुओं को उन्होंने ये कहा कि तुम जब जनगणना हो तो पूछे जाने पर आप कहो कि हिंदी ही जो है हमारी मातृभाषा होनी चाहिए और यही लिखो आप लोग। तो ये लाला जगत नारायण जो कि पंजाब केसरी के संस्थापक थे, संपादक थे, उन्होंने एक मुहिम चलाई उस वक्त अपने अखबार के ज़रिए। तो इस मुहिम की वजह से हिंदुओं और सिखों के मन में वहाँ पे थोड़ी सी मतलब एक दूरी आ गई, खटास आ गई, और ख़ासतौर पर जो भिंडरावाले थे वो इसको लेकर और गुस्सा हो गया और नाराज़ हो गया। इसके बाद 1981 में भी लाला जगत नारायण का कत्ल कर दिया जाता है और लाला जगत नारायण के कत्ल के पीछे भिंडरावाला और उनके समर्थक का नाम आता है। अब भिंडरावाले की गिरफ्तारी को लेके मांग उठती है, लेकिन सरकार भिंडरावाले को गिरफ्तार करने से बचना चाह रही थी और मजबूरी में फिर भी जब दबाव पड़ता है तो भिंडरावाले को जब गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद पंजाब में वैसे ही वायलेंस और सब कुछ होता है। जैसे अभी हाल में आपने देखा होगा जब 25 अगस्त 2017 को बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी के वक्त पंचकुला में हुआ था, जिसमें 38 लोग मारे गए थे। तो उस वक्त भी पंजाब में भिंडरावाले की गिरफ्तारी के बाद ऐसी उग्र प्रदर्शन हुआ और सब कुछ हुआ। बाद में सरकार को झुकना पड़ा और तब बाकायदा लोकसभा में गृह मंत्री को, होम मिनिस्टर को ये बयान देना पड़ा कि लाला जो जगत नारायण है उनके कत्ल के मामले में कोई सबूत नहीं है भिंडरावाले के ख़िलाफ़, और इसलिए उसको छोड़ दिया गया। तो गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन तब तक अब भिंडरावाला इस चीज़ से भी नाराज़ था और अब जो कांग्रेस जितना इस्तेमाल कर सकती थी वो कर चुकी थी। कांग्रेस की अब सरकार आ गई, दरबारा सिंह मुख्यमंत्री हो गए, तो अब भिंडरावाले ने कांग्रेस से भी दूरी बना ली और अब वो अकाली के साथ जा मिला। और इसके बाद अलग हुआ तो अकाली के साथ मिलकर भिंडरावाले ने और अकाली ने उस वक्त धर्म युद्ध मोर्चा के नाम से एक मुहिम शुरू किया। और इस धर्म युद्ध मोर्चा मुहिम का मकसद एक ही था कि आनंदपुर साहब जो रेजोल्यूशन था, जो प्रस्ताव था, उसको लागू करवाना और उसके लिए सरकार पे दबाव डालना। चूँकि आनंद साहब रेजोल्यूशन को पहले भुला दिया गया था, लेकिन अब इसको लेके पूरे पंजाब में अलग अलग, चूँकि पहली बार भिंडरावाले और अकाली ये एक साथ आ गए। अब सरकार जो है वहाँ पे कांग्रेस की है, दरबारा सिंह वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस के। तो
ये दोनों आकर और पंजाब में अब इन्होंने आनंदपुर साहिब रजिस्ट्रेशन को लेके अपनी मांग शुरू कर दी। और उसके बाद कहते हैं बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कई अलग अलग मतलब टाइम में 100-200 लोग से ज़्यादा विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से और इससे उससे मारे गए, और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। इसी बीच में 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स होना था। इधर धर्म युद्ध मोर्चा का आंदोलन जारी था। 30 साल के बाद हिंदुस्तान में एशियन गेम्स हो रहा था और बहुत बड़ा ये मौका था हिंदुस्तान के लिए। तब इंदिरा गांधी ने इस एशियन गेम्स को कामयाबी के साथ पूरा करने के लिए राजीव गांधी को जिम्मेदारी दी थी। राजीव गांधी ने अपनी पूरी जिम्मेदारी इसको लेकर इसको सही से ऑर्गेनाइज कर सके, उसमें कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन इसी दौरान होता क्या, चूँकि एशियन गेम्स मालूम था कि इस पर पूरे दुनिया की सबकी नज़र होगी, इतना बड़ा ओकेज़न है, नई दिल्ली में एशियन गेम्स हो रहा था। धर्म युद्ध मोर्चा उधर अकाली दल और भिंडरावाले एक साथ चल रहे थे। उनको लगा कि एशिया गेम्स का जो मौका है ये बेस्ट है उनकी मांग को इंटरनेशनल फोरम तक पहुंचाने का। ये 9th एशियन गेम्स था उस वक्त 82 में। तो अकाली दल ने तब धमकी दी कि अगर उसकी इस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को नहीं माना गया तो वो दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और पूरा सिखों का जत्था दिल्ली पहुंचेगा, ठीक एशियन गेम्स के दौरान। अब जब ये खबर आई तो इसके बाद जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर बाकी चीज़ों की भी समस्या होने लगी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो इसलिए फिर सरकार ने ये किया कि पूरे हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया गया। बाकी बॉर्डर भी जहाँ जहाँ पंजाब से लोग आ सकते थे सील कर दिया गया और तलाशी ली जाने लगी। साफ ऑर्डर था कि सिखों को एशियन गेम्स के दौरान दिल्ली में दाखिल होने से रोका जाए। कहते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो बुनियाद पड़ी वो इसी चीज़ से पड़ी। जब ये हरियाणा में भी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कहा गया कि दिल्ली में ये एशियन गेम्स के दौरान दाखिल ना हो, सख्ती करो, तलाशी ली जाए, तो हरियाणा में तलाशी के दौरान बहुत सारी बदतमीजियों की और बहुत सारे जुल्म की खबरें आई उस वक्त सिखों के साथ। और यहाँ तक कि जो उस वक्त जो आर्मी के अफसर थे बहुत सारे, जिन्होंने 1947 की लड़ाई लड़ी, 61 की लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, वो भी जब उस हरियाणा के रास्ते से गुज़र रहे थे और बाकायदा बताया था कि मैं ये हूँ, मैं फ़लाना वो रहा हूँ, लेकिन उनको भी नहीं बख्शा गया और उन सब की जांच की गई और उनको एक तरह से बेइज्जत किया गया। तो बड़े आहत हुए आर्मी के बड़े बड़े सीनियर अफसर भी, जिन्होंने देश के लिए इतना काम किया था, और आम लोगों के साथ भी, आम सिखों के साथ भी। तो पहली बार उन लोगों को लगा कि हम सिख होने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ, हमारे ही देश में हमारे साथ दोयम दर्जे का सलूक किया जा रहा है। और इसको लेके बड़ी तेज़ी से गुस्सा पनपा पंजाब में, क्योंकि जिस तरीके से एशियन गेम्स से पहले ही और एशियन गेम चल रहा है और उनको मतलब पूरी फैमिली है उसको भी अजीब तरीके से तलाशी लेना, रोकना, हड़काना, उनके साथ मारपीट, यहाँ तक कि सेना और वायुसेना के अफसरों के भी नाम आए कि उनके साथ भी तलाशी के नाम पे बदतमीज़ी हुई। तो इससे गुस्सा पनपा मन में। और उस वक्त अकाली जो है इस गुस्से को के साथ वो नहीं कर पाई जिसका फ़ायदा उठाया भिंडरावाले ने। भिंडरावाले तक ये बात डेली खबरों के ज़रिए पहुंच रही थी कि किस तरीके से दिल्ली न जाने देने के नाम पे हरियाणा के बॉर्डर पे तलाशी हो रही है और किस तरह से सिखों के साथ उनकी सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो भिंडरावाले ने इसको एक तरीके से एक उग्र तौर पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इसमें जो ख़ास तौर पर नौजवान सिख थे और जो ये सब चीज़ें जिन लोगों ने भोगा था, ये तलाशी और ये बेइज्जती, वो धीरे धीरे सब जुड़ते गए और भिंडरावाला देखते ही देखते बहुत पॉपुलर होता गया। ये सारी चीज़ें चल रही थी। खैर एशियन गेम्स भी ठीक ठाक से निपट जाता है, लेकिन ये जो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन को लेके जो धर्म युद्ध मोर्चा अकाली और भिंडरावाले का था, तो उसमें भी जहाँ जहाँ पे धरना प्रदर्शन होता था तो उसमें कई पुलिस की टीम भी लगी हुई थी जो उनके ऊपर दबिश डालती थी, रोकती थी। तो उसी में से एक डीआईजी हुआ करते थे उस वक्त, अवतार सिंह अटवाल। और अवतार सिंह अटवाल ने ऐसे कई धर्म युद्ध मोर्चा में कार्यकर्ताओं के ऊपर मतलब कंट्रोल किया, रोका, दबिश डाली, जेल में डाला, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए जो करना था कर दिया।
तो ये मेन नाम एक आ रहा था अवतार सिंह अटवाल, एएस अटवाल का, कि जो इस तरह के मूवमेंट के खिलाफ सख्ती से उसको कुचलने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब इधर लगातार दबदबा बढ़ता जा रहा था इन चीज़ों को लेकर भिंडरावाले का। तभी भिंडरावाले ने फिर अपना जो पहले एक जिस जगह से वो अपना पूरा दफ्तर चलाया करता था, उसने धीरे धीरे वो दफ्तर शिफ्ट की और वो गोल्डन टेम्पल के अंदर अकाल तख्त, वहाँ पे उसने अपना आकर वहीं से उसने ज्ञान देना, वहीं से अपनी सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। तो वो अपनी जगह छोड़कर अब अकाल तख्त में पहुँच चुका था। और अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल के अंदर, अकाल तख्त वो जगह है जहाँ से सिखों के जो जितने बड़े फैसले होते हैं उन सब चीज़ों का ऐलान होता है। और कहते हैं कि अकाल तख्त की जो गद्दी है, जो दिल्ली में मुग़ल दरबार की पहले गद्दी हुआ करती थी, उससे 1 फीट ऊपर बनाई गई थी। और उसके पीछे सोच ये थी कि गद्दियाँ बादशाहों के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ अकाल तख्त ये भगवान और गुरु के लिए है, तो इनका कद और पद ऊपर होना चाहिए। तो अकाल तख्त एक बहुत ही सिख धर्म के लिए एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही ऊंची जगह। तो धीरे धीरे खामोशी से भिंडरावाले ने तब तक अकाल तख्त में अपनी जगह बना ली। अब वहीं उसने एक तरह से दफ्तर और सब कुछ। और ये सारी चीज़ें इधर 2 बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर हो गए थे। एक लाला जगत नारायण जो पंजाब केसरी के, दूसरा निरंकारी गुरु। तो उनको लेके भिंडरावाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी लगातार प्रेशर आ रहा था, लेकिन न पंजाब सरकार न सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। इसी बीच में अब पंजाब में हुआ ये कि खटास इतनी बढ़ गई इस एशियन गेम्स को और ये जो हरियाणा में सारी चीज़ें हुई कि हिंदू मुस्लिम के, वो हिंदू और सिखों के बीच में एक लकीर खिंचती चली गई। और भिंडरावाले के ऊपर इल्ज़ाम ये आया कि जो अमृतसर, आपके जालंधर, चंडीगढ़, यहाँ से कई बसें जो चलती थी उसमें रात को ख़ास तौर पर उन बसों को निशाना बनाया जाता और हिंदू परिवारों को चुन चुन कर बस से उतारा जाता और उन्हें गोली मारी जाती। ऐसे कई इंसिडेंट हुए। एक बार उतार कर 13 लोगों को मारा गया, एक बार 6 लोगों को मारा गया। तो इससे न सिर्फ पूरे पंजाब में खौफ, बल्कि बाकी देश में भी इसका असर पड़ने लगा और यहाँ तक कि फिर रात को बस सर्विस बंद कर दी गई। लेकिन यह सिलसिला जारी रहा खून खराबे का। कहते हैं कि इसके पीछे मंशा ये थी भिंडरावाले की कि इस खून खराबे से डर कर जो पंजाब में हिंदू रह रहे हैं वो पंजाब छोड़कर चले जाएं और जो हिंदुस्तान में बाकी जगह पे सिख रह रहे हैं वो वापस पंजाब में आ जाएं। इसके बाद पता नहीं अब इसके आगे उसकी क्या मंशा थी, लेकिन इस खून खराबे की मंशा यही थी। तो ये सारी चीज़ें होने लगी, इसको लेकर बड़ा हंगामा होने लगा, दिल्ली तक बात पहुँची। तो जब बसों में एक बार फिर 13-17 लोगों को उतार कर मारा गया, 13 हिंदुओं को, तो उसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ। तब इंदिरा गांधी ने उस वक्त जो प्रधानमंत्री थी दबाव में आकर फिर अपनी ही जो पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार थी उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। दरबारा सिंह जो मुख्यमंत्री थे हटा दिया और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दी। मतलब अब कंट्रोल सीधे सेंटर के हाथ में आ गया। दरबारा सिंह को कहते हैं हटाने की वजह एक ये भी थी कि वो भिंडरावाले के ख़िलाफ़ पुलिस एक्शन चाहते थे कि वो उसको गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन सेंटर से हरी झंडी नहीं मिल रही थी। तो खैर गिरफ़्तार अगर कर लिया जाता पहले भिंडरावाले को तो शायद ऑपरेशन ब्लू स्टार की कभी नौबत नहीं आती। लेकिन ये चीज़ें चलती रहीं। इसी बीच में जब अकाल तख्त को उसने अपना ठिकाना बना लिया तो एक ऐसी चीज़ हुई जिसने भिंडरावाले का खौफ अचानक पूरे पंजाब में इस कदर बढ़ा दिया और फिर उसके सेंटर को भी लगा कि अब बस बहुत हो गया। ये जो धर्मयुद्ध मोर्चा था जो अकाली और भिंडरावाले ने मिलकर बनाया था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए, और इस मोर्चा के तहत जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए थे और जिसको सबसे ज़्यादा क्रैक किया, जिस पे सबसे ज़्यादा दबिश डाली थी, डीआईजी अवतार सिंह अटवाल, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये एक दिन गोल्डन टेम्पल जाते हैं मत्था टेकने। दोपहर का वक्त था। मत्था टेक कर ये वापस आ रहे थे, हाथ में प्रसाद था। सीढ़ी से उतर ही रहे थे
कि तभी अचानक इनके ऊपर गोलियों की बौछार हो जाती है। अकाल तख्त में भिंडरावाले के जो लोग बैठे हुए थे, और अकाल तख्त पे भिंडरावाले का पूरी तरह से कब्जा था, उसके लोग देख लेते हैं अटवाल को, जो डीआईजी थे, और गोल्डन टेम्पल की सीढ़ी पे गोली मार देते हैं। ये तो हो गई एक चीज़। अब दूसरी, अगले कई घंटों तक डीआईजी अटवाल की लाश उसी गोल्डन टेम्पल की सीढ़ी पे पड़ा रहता है, और उसकी वजह ये थी कि गोली मारने के बाद भिंडरावाले के लोग ये धमकी देकर गए थे कि अगर किसी ने इसकी लाश को यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो उसे भी मार देंगे। अब पुलिस कंट्रोल रूम से लेकर सब तक ये बात पहुंच गई कि डीआईजी अटवाल को गोली मार दी गई, उनकी लाश पड़ी हुई है, लेकिन कई घंटे तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। पुलिस में इतना खौफ था कि वो भिंडरावाले के सामने जाने में पंजाब पुलिस की भी हालत ख़राब हो रही थी। कहते हैं कि इसके बाद एक इंटरव्यू आया था जिसमें यह खुलासा हुआ कि तब जब वो थे दरबारा सिंह, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे जब पंजाब के, तो उन तक ये बात पहुंची, पंजाब पुलिस के आला अफसरों ने बात बताई कि हमारे एक डीआईजी को ऐसे गोली मार दी और उसकी लाश वहाँ पड़ी हुई है और उठाने वाले को भी मार दिया जाएगा। तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद भिंडरावाले को फ़ोन किया अकाल तख्त में और कहा कि ऐसे ऐसे एक पुलिस अफसर की लाश पड़ी हुई है, आप उस लाश को ले जाने के लिए दे दो, उसको कुछ कहो मत। तब भिंडरावाले ने इजाज़त दी, और उसके बाद फिर डरते डरते पुलिस की टीम गई कई घंटे बाद और अपने डीआईजी की लाश को उठाकर लेकर आती है। इस एक इंसिडेंट ने उसके बाद बताया कि असल में पंजाब में सत्ता कौन चला रहा है, किसकी ताकत है, किससे लोग खौफ खा रहे हैं। तो जब ये बात पता चली, और उसके बाद खैर ये सारे जब हिंदुओं के ऊपर हमला शुरू हो गया, फिर बदले में सिख मारे जाने लगे, तो अब लगा कि हालात ख़राब हो रहे हैं। और इसी दौरान में फिर ये था कि 84 आ चुका था, अब 84, 85 में चुनाव होने थे, क्योंकि 80 में चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। तो इंदिरा गांधी का ये था कि 85 के चुनाव से पहले पंजाब के इस मसले को हल किया जाए, और कैसे किया जाए, क्या किया जाए। हालांकि उन्होंने बीच में एक दो काम किए पंजाब के लोगों को शांत करने के लिए और ये बताने के लिए कि नहीं, आप भी हिंदुस्तान के हिस्से हो। ज्ञानी ज़ैल सिंह जो पंजाब के पहले सीएम रहे थे, फिर बाद में इंदिरा गांधी के मंत्री में होम मिनिस्टर थे, शायद होम मिनिस्टर में गलत, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्ट्री में थी। तो उनको अचानक 82 में वो राष्ट्रपति बना देती हैं देश का, ताकि एक मैसेज जाए कि देखो इस देश में जो है एक सिख भी राष्ट्रपति बन सकता है, और इससे शायद पंजाब के हालात कंट्रोल में है। तो ज्ञानी ज़ैल सिंह को राष्ट्रपति भी बनाया उन्होंने, लेकिन मामला सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ता जा रहा था। इसी दौरान में 84 आ गया। 84 में हालात और बेकाबू हो रहे थे। तब फिर एक कोशिश की गई, तब जो है पीवी नरसिम्हा राव विदेश मंत्री हुआ करते थे, इनको भेजा गया कि पंजाब में जाकर सुलह करो, बातचीत, सफाई, कुछ हल कुछ निकल सके। तो नरसिम्हा राव ने कोशिश की, अकालियों से बात की, बाकी नेताओं से बात की, भिंडरावाले से बात की, तो बाकी सब तो तैयार थे। ये भी था कि ठीक है, चंडीगढ़ भी पंजाब को दे दिया जाएगा, बाकी चीज़ें के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, पानी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जो तय कर दे। तो बाकी सभी तैयार थे, लेकिन भिंडरावाला अड़ गया, और भिंडरावाले की वजह से इसको समझौता नहीं हो सका। अब इधर भिंडरावाले के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम आ चुके थे, ये खून खराबा, बाकी चीज़ें, बसों से उतार उतार का मारना, कई कत्ल। तो अब सेंटर को ये लगा कि अब हद से ज़्यादा हो गया। अब इसका चूँकि आखिरी उम्मीद थी पीवी नरसिम्हा राव को भेजना, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ नहीं, और अब लगा कि कोई फ़ायदा है नहीं। इस बीच में क्या किया भिंडरावाले, जब एक तरफ बातचीत चल रही और सब कुछ चल रहा था, दूध का जो बर्तन होता है या अनाज की जो बोरियां होती हैं, उसने उनमें छुपा छुपा कर धीरे धीरे गोली बारूद हथियार अकाल तख्त के अंदर पहुंचवाना शुरू कर दिया। और ये महीनों चला सिलसिला, और उसने एक तरह से पूरा कब्जा कर लिया गोल्डन टेम्पल के अंदर, और हथियारों का पूरा ज़ख़ीरा जमा कर लिया। यहाँ पे आती है हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर, कि इतने महीनों तक वो हथियार की खेप जमा करता रहा, दूध के बर्तन में, आटे की बोरियों में, चावल की बोरियों में, लेकिन भनक नहीं लगी किसी को। और उस तरीके से उसने पूरा हथियार वहाँ पे जमा कर लिया, और उसे मालूम था कि एक ना एक दिन सरकार उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी और वो लड़ाई लड़ेगा। और उसका शुरू से ये था कि सरेंडर नहीं करूँगा। उसका ये था कि
मैं अपने मांग से पीछे नहीं हटूंगा और जो भी होगा देखा जाएगा। तो कुल मिला के पंजाब के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, सेंटर के पास और कोई रास्ता नहीं था। तब ऐसे वक्त में इंदिरा गांधी को फैसला लेना था कि क्या करें। और इस फैसले से पहले, चूंकि बाद में जब सब कुछ हो गया, अकाल तख्त पे भी एकदम लगभग कब्जा हो चुका था, तो सेंटर को लगा कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 30 मई थी। अच्छा, ये इसमें एक और भी चीज़ है कि क्या करना है, ये सब कुछ अभी बड़ा गुप्त है। आप ये सोचिए कि गोल्डन टेम्पल में आर्मी को भेजा जाना है, वहाँ पे ऑपरेशन होना है, और इसकी कोई भनक उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह को नहीं थी और ना उन्हें बताया गया। तो पहले तमाम चीज़ें कही गई, भेजा गया कि भैया आप समर्पण कर दो, आप मांगे मानी जाएंगी। बट हर बातचीत के प्रस्ताव को भिंडरावाले ने ठुकरा दिया और उधर भिंडरावाले के कहने पे खून खराबा जारी था। 30 मई 1984 की रात को तब अमृतसर के आसपास पहली बार फौज को देखा गया और वहाँ पे पहले से बाकायदा सीआरपीएफ थी, बीएसएफ थी, वो जवान थे, पंजाब पुलिस के लोग थे। पर 30 मई को पहली बार वहाँ पे फौज की आमद होती है। इसके बाद 1 जून की रात को करीब 9 बजे से अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है, बाकायदा प्रशासन की तरफ से ऐलान करके। 1 जून की रात 9 बजे कर्फ्यू लगाने के बाद अगले 24 घंटे में, मतलब 2 जून की रात 9 बजे तक करीब 70,000 अपने सैनिक अमृतसर और पंजाब में फैल जाते हैं। 2 जून की रात को इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूरदर्शन पर आती हैं और बाकायदा देश के नाम संदेश देती हैं। और उनका यही कहना था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पंजाब में जो आतंकवाद और हिंसा है इसका अंत करेगी। और उन्होंने तमाम लीडर से, पंजाब के जितने भी अकाली लीडर, बाकी लीडर से अपील की कि वो आने वाले दिनों में कोई भी विरोध प्रदर्शन ना करें। ये उन्होंने दूरदर्शन पे ऐलान किया 2 जून की रात। और साथ में ये भी उन्होंने फिर कहा कि बातचीत से ही रास्ता हल हो सकता है। उन्होंने आखिरी बार फिर बातचीत की पेशकश की भिंडरावाले को। लेकिन इंदिरा गांधी को भी मालूम था कि बातचीत होनी नहीं है, बातचीत से कोई फ़ायदा नहीं है। और यही वजह है कि एक तरफ वो ऐलान करती हैं 2 जून को, दूरदर्शन पे राष्ट्र के नाम संदेश देती हैं, और उससे 24 घंटे पहले ही 1 जून को करीब 70,000 से ज़्यादा सेना अमृतसर और पंजाब में ऑलरेडी डिप्लॉय थी। इंदिरा गांधी के इस ऐलान के बाद 3 जून की तारीख आती है। 3 जून को पंजाब में जो अमृतसर के सारे फ़ोन सुबह से ही काट दिए जाते हैं, पूरे शहर का। और तब मोबाइल था नहीं, लैंडलाइन ही हुआ करता था। तो शहर के एक फ़ोन की लाइन काट दी जाती है। पूरे शहर में कर्फ्यू है। जितने भी मीडिया के लोग हैं और विदेशी हैं उन सबको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। ट्रेन, बस, इन सब के रूट पे रोक लगा दी जाती है। जो वहाँ से पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है उसको सील कर दिया जाता है। हालांकि बॉर्डर पे हमेशा सब कुछ होता है, लेकिन उसे भी सील कर दिया जाता है। राजस्थान से लगते हुए जो बॉर्डर हैं कश्मीर तक, वो सारे पाकिस्तान के बॉर्डर सील हो जाते हैं। और पूरी फ़ौज जो है वो गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से अपने घेरे में ले चुकी होती है। 3 जून की बात है। अब भिंडरावाले के साथ अकाल तख्त में उस वक्त उसके जो सबसे, कहते हैं कि जो 2 करीबी लोग थे, और ये भी है कि ये ऑपरेशन इतना लंबा गया, उनमें से एक इस करीबी के शख्स की वजह से गया। तो उसमें से एक अमरीक सिंह उस वक्त जो है वो ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन उसका प्रेसिडेंट था और भिंडरावाले का बहुत ख़ास, और बहुत सारे ऐसे विरोध प्रदर्शन में अमरीक सिंह का सीधे हाथ था। और दूसरा शख्स जो था वो जनरल शाहबेग सिंह इंडियन आर्मी का हिस्सा, ऊंचे पद पर, पोस्ट पर लंबे वक्त तक काम किया। और उसके बाद वो यही सब जब सारी चीज़ें होती हैं तो भिंडरावाले की सोच का समर्थन करते हुए वो भिंडरावाले के साथ जुड़ जाता है। और कहते हैं
कि अकाल तख्त पे कब्ज़ा, अकाल तख्त में हथियारों की खेप, अकाल तख्त में उसके लोगों की पोजीशनिंग, ये सारे जो दिमाग की उपज थी ये जनरल शाहबेग सिंह की थी, क्योंकि वो आर्मी का हिस्सा रहा था। वो ऐसी चीज़ों से, ऐसी लड़ाइयों से, ऐसे मोर्चाबंदी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। तो ये दोनों खास थे, अमरीक सिंह और शाहबेग सिंह। अब सेना वहाँ पहुँच चुकी थी, और जब सेना जब अमृतसर में घुसती है तो पूरे अमृतसर को अब सेना के ही हवाले कर दिया गया था। अब जो बाकी प्रशासन और बाकी चीज़ें हैं वो सब सेकेंडरी थी, पुलिस और बाकी चीज़ें उनका कोई मतलब नहीं था। तो अब सेना ने अमृतसर को अपने कब्ज़े में ले लिया था, और 3 जून को पूरे आसपास के जो एरिया था वहाँ पे गोल्डन टेम्पल को अपने घेरे में ले लिया। घेरे में लेने के बाद सिर्फ ये लोग अभी कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनको हरी झंडी नहीं मिली थी। कोशिश ये थी कि ये लोग आ जाए। तो उसके बाद ऐलान करती है पहला 3 जून को आर्मी कि जो भी गोल्डन टेम्पल और के अंदर लोग हैं वो बाहर आ जाएं और अपने आप को सरेंडर कर दें। इसके बाद आर्मी खामोशी से इंतज़ार करती रहती है, किस्तों में कुछ कुछ लोग बाहर आते हैं। लेकिन उस वक्त एक और भी चीज़ थी, ये जो धर्म युद्ध मोर्चा चल रहा था रेजोल्यूशन को लेकर, उसके बहुत सारे कार्यकर्ता भी गिरफ्तारी देने के लिए 3 जून को गोल्डन टेम्पल पहुंचे हुए थे। इसके अलावा गुरु पर्व था उस दिन एक, तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग माथा टेकने के लिए पहुंचे हुए थे। तो श्रद्धालुओं की तादाद भी बहुत थी, और बाकी भिंडरावाले के लोग तो थे ही थे। लेकिन जो आर्मी थी जिसको वहाँ भेजा गया था, मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार की अगुवाई में, तो बाकी तो पूरे पंजाब में फैले हुए थे, लेकिन गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ जो घेराबंदी हुई और जो ऑपरेशन किया जाना था, उसके मुखिया थे मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार, और सेना की 9वीं डिवीज़न 9वीं बटालियन के जो ख़ास तमाम लोग थे वो गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ फैले हुए थे। ऐलान किया जाता है 3 जून को कि आप जो भी लोग हैं आप बाहर आ जाएं, सरेंडर कर दें, कुछ नहीं होगा। इस ऐलान के बाद किस्तों में कुछ लोग निकलते हैं। इसके बाद 4 जून को भी आर्मी वहीं पे रहती है, ऐलान होता है आप लोग बाहर आ जाएं। फिर कुछ लोग आते हैं, दूसरा दिन निकल जाता है, आर्मी की पूरी घेराबंदी है। 5 जून को करीब मुश्किल से 48 घंटे के बाद भी सिर्फ 150 लोग हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल से बाहर निकलते हैं। जो कुछ लोग बाहर निकल रहे थे उनमें से बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि बहुत सारे लोगों को अंदर से बाहर आने भी नहीं दिया गया, और वो भिंडरावाले के लोगों ने जबरन उन्हें रोका, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि क्या है। अच्छा, 3 जनवरी को जब आर्मी की टीम वहाँ पर शाम को कब्ज़ा करती है, उससे पहले ये चूँकि तनाव लगातार चल रहा था, तो भिंडरावाले से लगातार मीडिया की बातचीत होती थी, भिंडरावाले बयान जारी करता था। और उस दिन भी दोपहर से पहले, दोपहर तक करीब 1-2 बजे कई पत्रकार अकाल तख्त के अंदर थे और भिंडरावाले उनसे बात कर रहे थे। एक पत्रकार ने पूछा भी कि आर्मी यहाँ आ चुकी है तो आप क्या करेंगे। तो उसने कहा था, जो छापा उसमें ये लिखा है कि आर्मी के सामने सरेंडर तो नहीं करूँगा, अगर होगा तो उनको मेरी लाश ही मिलेगी और कुछ नहीं। उसके बाद वो पत्रकार फिर बाहर निकलते हैं, फिर सारे पत्रकारों को भी वहाँ से हटा दिया जाता है उस जगह से। तो 3 तारीख को आर्मी पहुँचती है, घेरेबंदी करती है, लेकिन 5 तारीख तक सिर्फ 150 के करीब लोग ही वहाँ से निकलते हैं। और तमाम मतलब गुजारिश, तमाम उसके बावजूद, अनाउंसमेंट के बावजूद कोई सरेंडर नहीं करता। तब मजबूरी में जो एक कोड नेम दिया गया था दिल्ली से, जो आर्मी ने पूरी प्लानिंग की थी, मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार और कुछ ख़ास लोगों को सिर्फ पता था, तो उस कोड नेम पर अमल करने का वक्त आ गया था। 5 जून 1984 ठीक शाम के 7 बजे उस कोड नेम को अमल में लाने का वक्त आता है। और वो कोड नेम जो था वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके कोई और मतलब नहीं थे, ये एक इस ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया था और कोड नेम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक 7 बजे वहाँ पे खड़े मेजर जनरल कुलदीप सिंह जो बरार हैं, उनको ये इशारा मिलता है और 7 बजे पहली बार गोलीबारी शुरू होती है। अब जैसी इधर से गोली चलती है तो उधर से भी अंदर से बहुत सारे जवाब आते हैं
भिंडरा वाले को एक चीज़ पता था कि आर्मी आई है, डराएगी धमकाएगी, लेकिन ये हरमिंदर साहब पे हमला नहीं कर सकती, क्योंकि ये सिखों का सबसे बड़ा धर्म स्थल है जिससे सारे सिखों की भावनाएं जुड़ी हैं, तो सरकार ये कदम तो नहीं उठा सकती। उसके जहन में ये शुरू से था, और उससे पहले उसने मीडिया से कई बार जब भी बात की तो उसने इस बात को दोहराया, और उसने इसीलिए बड़ी साजिश के तहत अकाल तख्त को चुना था अपने इस छुपने के लिए और अपने तमाम लोगों को जमा करने के लिए कि हम तो गोली चला सकते हैं लेकिन उधर से कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि ये हमारा पवित्र स्थान है। और आर्मी के सामने सबसे दिक्कत यही आ रही थी कि गोली उधर से चले, लेकिन इधर से चलाने में यह कि स्वर्ण मंदिर को नुकसान हो सकता था। खैर 5 जून को ये सारी कार्रवाई शुरू होती है, और 7 बजे, क्योंकि अंधेरे में ही करना था, उजाले में नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन जो आर्मी को इनपुट मिला था इंटेलिजेंस से, वो गलत मिला था। उनके हिसाब से जो बताया गया था जिस तरीके के हथियार हैं, कितने हैं, तो आर्मी ने इसलिए गोली चलानी शुरू की ताकि पहले उनका जो हथियार है और गोली कारतूस, ये है एक स्ट्रेटजी होती, वो उनका जल्द से जल्द ख़त्म करा दिया जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था, इधर से अगर आप 10 फायर कर रहे हैं तो उधर से एक साथ 50 फायर हो रहा है। तो जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो इंटेलिजेंस की, वो गलत थी, और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस ऑपरेशन में भी। तो अब ये है कि जाकर अंदर में आपको अटैक भी करना, और ये भी पता है आपके पास पंजाब पुलिस के कुछ लोगों को भी आर्मी ने अपने साथ रखा हुआ था जो स्वर्ण मंदिर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे, अकाल तख्त के लोकेशन से वाकिफ़ थे। तो एक जो गलती होती है वो ये होती कि अंदर जब आर्मी के जवान जाते हैं अकाल तख्त की तरफ, क्योंकि अकाल तख्त टारगेट था, क्योंकि सबको पता था भिंडरावाला वहीं पे है, लेकिन वहाँ जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत थी। तो पहली खेप में ही करीब 15-20 जवानों की मौत हो जाती है, क्योंकि वो अलग अलग उन्होंने पोजीशन ले रखी थी और हमारी इन्फॉर्मेशन गलत थी। तो इसके बाद जब ये तबाही होती है तो ये एक बड़ा धक्का था, और ये भी मालूम था कि अगर ऑपरेशन लंबा खींचेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो ऐसी जगह बैठे हुए थे जहाँ से वो सेना पर तो हमला कर सकते थे। सेना की दुश्वारी ये थी कि सेना अगर हमला करती तो फिर सीधे वो हरमिंदर साहब को नुकसान पहुँचता, और वो बड़ी उसके लिए सख्त दिल्ली से बिल्कुल मनाही थी। तो अब आर्मी के जवानों को नुकसान हो रहा था, बड़ी तादाद में मौत हो गई। तो 5 जून के 7 बजे ये शुरू हुआ था। लगभग 10 घंटे बाद ही फिर आर्मी को लगता कि इस तरीके से तो कुछ नहीं होगा। तो 6 जून की सुबह 5:20 पर आर्मी टैंक वहाँ पर बुलाने की गुजारिश करती है गोल्डन टेम्पल में। अब ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, एक तो टैंक, और टैंक को अंदर ले जाना, उसके लिए जाहिर सी बात है सीढ़ी तोड़ना, दरवाजे तोड़ना, धार्मिक स्थल जिससे सबकी भावनाएं जुड़ी हुई, बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। लेकिन खैर फिर भी टैंक आता है, और उस टैंक के ज़रिए फिर अंदर हमला किया जाता है। और हमला करने के बाद फिर अर्ली मॉर्निंग में, उसके बाद फिर दिन भर छुटपुट छिटपुट गोलीबारी होती है। 6 जून की बात है, क्योंकि दिन में थोड़ा मुश्किल था ऑपरेशन। फिर पुलिस अंधेरा होने का, वो आर्मी इंतज़ार करने लगती है, फिर अंधेरा होता है। इसके बाद टैंक के ज़रिए बाकायदा हमला शुरू होता है। लेकिन जो लोकेशन था उसके हिसाब से चारों तरफ ऊपर से भी गोलियां चल रही थी, तो फिर जवानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन ये था कि एक चीज़ तय थी कि जब तक आप अकाल तख्त में नहीं घुसेंगे ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। तो अब तक जितनी टीम ने अकाल तख्त में घुसने की कोशिश की, सारी टीम नाकाम हुई। सिर्फ एक टीम थी जो किसी तरह से अकाल तख्त तक पहुंचने में कामयाब हो गई 6 जून को। और 6 जून को अकाल तख्त में जाने के बाद फिर धमाका भी होता है, और पूरा ऑपरेशन जो है वो रात भर चलता है। 7 जून की सुबह ये ऑपरेशन को फिर ख़त्म माना जाता है। लेकिन उससे पहले इस ऑपरेशन में अकाल तख्त को बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंच चुका था, धमाके हो चुके थे। और कहते हैं कि जो सेना का कहना था कि ये धमाके भिंडरावाले के लोग ने किए ताकि उससे जो धुआं उठे उसकी आड़ में वो लोग छुप के भाग सकें। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये धमाके किसी भी तरफ से हो सकते हैं। तो खैर अकाल तख्त में जब टीम पहुंचती है तो उसके बाद अकाल तख्त के अंदर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी, और देर रात 6 और 7 जून की दरमियानी रात, देर रात बल्कि, अकाल तख्त की ही उन लाशों के बीच में से एक लाश मिलती है जिसे पहचाना जाता है, वो भिंडरावाले की लाश थी।
तो जब भिंडरावाले की लाश मिली तब लगा कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बाद भी छिटपुट गोलियां चल रही थी। फिर उन सारी जगहों को भी वहाँ पे जो कुछ लोग थे उन्होंने सरेंडर किया, पकड़े गए। लेकिन 7 जून की सुबह को ये ऐलान किया जाता आर्मी की तरफ से कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया और सक्सेसफुल हो गया। अब इधर जब ये ऑपरेशन चला तो कहते हैं कि उस वक्त प्रेसिडेंट जो थे ज्ञानी जैल सिंह, उनको इंदिरा गांधी ने सेना भेजने या इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद वो गई और इससे उस वक्त ज्ञानी जैल सिंह नाराज़ भी हुए थे और ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाने वाले भी वही थी, लेकिन इस मामले में उनसे ये सब कुछ छुपाया तो उसको लेके विरोध भी जताया था, लेकिन फिर भी वो सरकार के साथ रहे थे। तो 7 जून की ये सुबह ऑपरेशन ख़त्म होता है। 8 जून को ज्ञानी जैल सिंह को हरमिंदर साहब भेजा जाता है गोल्डन टेम्पल और वो वहाँ पहुँचते हैं। इत्तेफाक से उस वक्त भी उस के अंदर बहुत सारे संदिग्ध लोग थे और जब ज्ञानी जैल सिंह पहुँचते हैं तब ज्ञानी जैल सिंह के ऊपर एक शख्स गोली चला देता है, लेकिन इत्तेफाक से वो गोली ज्ञानी जैल सिंह जी को नहीं लगती बल्कि उनके साथ चल रहे एक अफसर के कंधे पर लगती है और उनकी जान बच जाती है। इसके बाद फिर से पूरी सारी तलाशी ली जाती है और फिर सारी लाशों को हटाने का काम शुरू किया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान 83 आर्मी के जवान और अफसर, 4 सीनियर अफसर थे और 79 आर्मी के पर्सनल, तो 83 लोग सेना के जवान इसमें शहीद होते हैं, जबकि 248 के करीब सीरियसली इंजर्ड होते हैं सेना के जवान। 492 आतंकवादी और कुछ आम लोग बेकसूर जो बताया कि उस दिन वहाँ मौजूद थे, मत्था टेकने गए थे, उनकी मौत होती है और बहुत बड़ी तादाद थी एक घायलों की। ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन जो कहा जाता है वो ये है कि इसमें करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और इसमें करीब 250 से ज़्यादा सेना के जवानों की मौत हुई थी और आतंकवादी और आम लोगों के बारे में कहते हैं कि वो उनकी तादाद 250 से ज़्यादा थी। पहली बार इस ऑपरेशन के दौरान गोल्डन टेम्पल में 3 दिन तक पूजा अर्चना, पूजा पाठ नहीं होती, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन जब ये खबर फैलती है इसके बाद कि गोल्डन टेम्पल पे हमला हुआ है और इस तरीके से सेना ने वहाँ पे कार्रवाई की है, तो फिर सिखों की भावनाओं को बड़ा धक्का लगता है और देश भर में जो भारतीय सेना के साथ सिख जुड़े हुए थे, कई जगह से उनके बागी हो जाने की खबर आती है और ये बड़ा अजीब सिचुएशन था उस वक्त। कई जगह से, एक जगह पे तो 1-2 अफसरों को गोली मार दी जाती है सिख जवानों की तरफ से। तो ये इसको संभालना बड़ा मुश्किल था और भारतीय सेना में एक बहुत बड़ा हिस्सा सिख सैनिकों का है। तो खैर ये जगह जगह से खबर आई, लेकिन इसको किसी तरह से कंट्रोल किया गया। उसके बाद अकाल तख्त को फिर से बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से पहल की और वो दिया कि हम इसको बनाएंगे। लेकिन जो श्रोमणी अकाली दल और बाकी जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सारी इन चीज़ों को देखते हैं ये लोग, बल्कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने सरकार से कोई भी हेल्प लेने से मना कर दिया और सिखों ने अपने आप ही कहा कि हम अकाल तख्त को बनाएंगे और उन्होंने दोबारा उसकी मरम्मत की। और इस पूरे मामले में हरमिंदर साहब को भी नुकसान पहुंचा, गोल्डन टेम्पल को, वहाँ गोलियों के निशान, सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन इसके ठीक 4 महीने के बाद इस ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो सबसे ख़तरनाक चेहरा देखने को मिला, वो जिस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को क्लियर किया था, जिन्होंने सेना भेजा था इंदिरा गांधी, उनके अपने ही 2 सैनिक सतवंत सिंह और बेन सिंह इंदिरा गांधी को उनके ही सरकारी निवास में गोली मार देते हैं और इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है। और उनकी मौत के बाद फिर देश भर में दंगा भड़कता है, ख़ासतौर पर दिल्ली में, और उस दंगे में 3000 से ज़्यादा सिख मारे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिस पे आज भी बहस होती है। नंबर 1, अगर भिंडरावाले को उस वक्त जब कत्लेआम हो रहा था और भिंडरावाले को कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था, फिर छोड़ दिया गया, उसके लिए बाकायदा लोकसभा में गृह मंत्री को बयान देना पड़ रहा है कि कोई सबूत नहीं मिला इसलिए छोड़ रहे हैं। अगर उस वक्त सरकार सख्त होती और भिंडरावाले को गिरफ्तार करके उसी वक्त जेल में डाल दिया जाता तो कभी ऑपरेशन ब्लू स्टार ना होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
महीनों भिंडरावाले ने प्लानिंग की, अकाल तख्त को अपना खुफिया अड्डा बनाया, अकाल तख्त में हथियारों का ज़ख़ीरा जमा किया और इंटेलिजेंस हमारी सोती रही। ये बहुत बड़ा फेलियर था। अगर इंटेलिजेंस के आँख कान ना खुले होते और ये सारी चीज़ें पता होती तो शायद ऑपरेशन ब्लू स्टार की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा, अगर उस वक्त पंजाब के दरबारा सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पुलिस कार्रवाई की जो बात की थी भिंडरावाले के ख़िलाफ़, उसको अगर हरी झंडी मिल जाती तो शायद ऐसा ना होता। ये भी कहते हैं कि जब ज्ञानी जैल सिंह होम मिनिस्टर थे और दरबारा सिंह यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, तो जब जब यहाँ के सीएम ने भिंडरावाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मांग की, तब तब ज्ञानी जैल सिंह ने उसको रुकवा दिया। और ज्ञानी जैल सिंह नहीं चाहते थे कि कोई सख्त कार्रवाई हो। शायद यही वजह है कि आखिर में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तब इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक को अंधेरे में रखा और नहीं बताया, और ये एक वजह हो सकती है। लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने बहुत कुछ दांव पर लगा दिया था और बहुत कुछ इससे बर्बाद हुआ। एक देश की मजबूत प्रधानमंत्री तक का कत्ल हो गया, हज़ारों मासूम सिखों की जान गई, बड़े पैमाने पे हमारे सिख जवान और अफसर मारे गए, शहीद हुए। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इसमें यही कहते हैं कि अगर इसको सही तरीके से हैंडल किया था। दूसरी एक और चीज़ आपने हमेशा देखा होगा, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, अफ़गानिस्तान हो। अफ़गानिस्तान में जब रूस ने हमला किया था तब अमेरिका ने तालिबान की मदद की थी। सेम बगदादी के साथ वही हुआ था। लगभग ये कहानी यहाँ पे भी वैसी है कि जब कांग्रेस को अपनी ज़मीन मजबूत करनी थी तब उसने इस भिंडरावाले को खड़ा किया और भिंडरावाले की मदद की पैसे से, और उसी पैसे का इस्तेमाल भिंडरावाले ने हथियार खरीदने के लिए किया और फिर धीरे धीरे देखते देखते वो बेकाबू हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वही हैं, और अगर इसकी शुरुआत में ही इसका हल होता, पकड़ लिया जाता, सख्ती होती, तो शायद ये ना होता। ये थी पूरी ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी।